तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन देखा था। क्या होता है एग्रीकल्चरल इनकम, वो बात किया था। और एक कॉन्सेप्ट किया था कॉम्पोजिट इनकम का, कि व्हाट इज कॉम्पोजिट इनकम, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दोनों साथ में हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो तुमको उस कॉम्पोजिट एक्टिविटी से होने वाला जो प्रॉफिट है, मतलब नेट जो इसकी इनकम है, वो तुमको निकालनी पड़ेगी। और उसको निकाल के उसका स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। कुछ अमाउंट उसमें से एग्रीकल्चरल इनकम बनेगा, कुछ अमाउंट उसमें से क्या बनेगा, तुम्हारा टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम बचे बनेगा। तो कल जो ये डिस्कशन हमारा चल रहा था उसमें कुछ क्वेश्चंस कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, अगर याद आता है तो। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस और हैं एग्रीकल्चर इनकम के, ट्राई करना। किया गया कल? हम्म। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस थे, कुछ बोला था। ठीक है। तो एक बार उसका फटाफट से डिस्कशन करता हूँ, और फिर वो जो आखिरी पार्शियल इंटीग्रेशन जो बचा है, वो पार्शियल इंटीग्रेशन खत्म करता हूँ, और फिर अभी कैपिटल गेन चालू करते हैं। ठीक है। सुनो, तुम्हारा आईसीआई स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 1 जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। मतलब सबसे पहला ही इलस्ट्रेशन, और वो भी सबसे पहले ही चैप्टर के अंदर वो लोग ने एग्रीकल्चरल इनकम का दे के रखा हुआ है। पेज नंबर कौन सा है एक बार चेक करो फटाफट से। सादा सिंपल सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है, मजा आए वैसा। ठीक है। ये देखो, चालू करें? वीडियो ऑन करो रे, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। चलो। मिस्टर बी ग्रोस शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। ठीक है। 30% of sugarcane produced is sold for 10 lakhs and the cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakhs. The cost of cultivation of the balanced sugarcane 70% is 14 lakhs and the market value of the same is rupees 22 lakhs. After incurring 1.5 lakhs in manufacturing process on the balanced sugarcane, the sugar was sold for 25 lakhs. Compute B's business income and agricultural income. तुम मानोगे नहीं, ऐसा सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन वो लोग ने 2021 में या 2022 में आईटीपी में डाला हुआ था। और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा। शायद 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा था ऐसा सेम टू सेम। कल तुम लोगों ने अगर ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन तो तुमको पता चला होगा। नहीं ट्राई किया तो चलो चालू करें। शुगर केन उगा रहा है भाई, और शुगर केन उगा के अपनी ही फैक्ट्री में उससे शुगर बना रहा है। लेकिन वो जितनी भी शुगर केन उगा रहा है वो सारी की सारी अपनी फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए यूज नहीं करता है। उसमें से कुछ वो मार्केट में बेच देता है एज अ शुगर केन ओनली, और कुछ वो प्रोसेस करता है आगे। ठीक है। तो देखो इधर, अब इधर अपना शुगर केन आया। मान लो कि वो 100% शुगर केन है। इसमें से कुछ शुगर केन क्या करेगा वो, यूज टू मैन्युफैक्चर शुगर। कितनी कितनी यूज कर ली बाबू, बता दो फटाफट से। हम्म। 30% सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसका, हाँ, बैलेंस शुगर केन कितने का है, 70%। ठीक है, 70% वो यूज कर ले रहा है किस में, मैन्युफैक्चर में। सो यूज टू मैन्युफैक्चर शुगर 70% एंड सोल्ड एज इट इज इन द मार्केट, वो है 30%।
ठीक है, चलो तो सबसे पहले ये जो 30% एज इट इज मार्केट में बेच रहा है, उससे तुमको कौन सी इनकम आएगी? शुगर केन उगाया, शुगर केन बेचा, कौन सी इनकम आएगी? उससे तुमको एग्रीकल्चरल इनकम मिलेगी, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालोगे? यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर केन। कितना सेलिंग प्राइस है बाबा? कितने में बेचा रे? 10 पेटी, 10 लैक्स नो? 10 में बेचा ना, 10 लैक्स। और उसको मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर नहीं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 5 लाख रुपया। 5 लाख ही है ना? 5 लाख। तो 10 में से 5 अगर माइनस किया तो 5 लाख बचेगा। ये 5 लाख उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम है, जो क्या है, उसको फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, अब बाकी की 70% वो यूज कर रहा है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब उससे क्या कर रहे हैं? शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। तो अब यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा? सेल प्राइस ऑफ शुगर लेना पड़ेगा। कितने में उसने चीनी बेची? चीनी कितने में बेची? चीनी, चीनी वो बेच रहा है 25 लाख रुपए में। बाप रे बाप, 25 लाख रुपए की शक्कर बेच दी उसने, कसम से। अब इधर माइनस है ना, देखो। अब तुम दो एक्टिविटी करके एक इनकम कमा रहे हो। शुगर केन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 70% जो शुगर केन मैन्युफैक्चर की है उसको आगे, सॉरी 70% शुगर केन जो कल्टीवेट की है उसको आगे मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, शुगर बना के। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी तुम माइनस करोगे तो यूजुअली हम लोग क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी माइनस कर लेते हैं और माइनस सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको देखा जाए तो रूल नंबर 7 एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? जल्दी बोलो। रूल 7 जो बात करता है बाकी के सारे प्रोडक्ट्स की। देखो, अगर चाय होता ना तो हम लोग रूल 8 लगा देते, रबर होता तो रूल 7A लगाते, और अगर कॉफी होता तो रूल 7 भी लगाते। फिर हम यहाँ पे क्या माइनस कर रहे होते? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर रहे होते, जो वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी था उसका। फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माइनस करते, दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते, तब जाके हमारा जो प्रॉफिट आता उसके बाद में हम दो पार्ट में स्प्लिट करते, एग्रीकल्चरल इनकम और तुम्हारा पीजीबीपी इनकम। लेकिन हमको जहां पे रूल नंबर 7 अप्लाई करना होता है, वहां पे हम लोग, जहां पे भी रूल नंबर 7 आएगा वहां पे हम लोग माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू करेंगे। तो यहां पे आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन। वो कितना है बेटा? शुगर केन का फेयर मार्केट वैल्यू चेक करके बताओ मेरे को फटाफट से। फेयर मार्केट वैल्यू इज 22 लाख। ठीक है, तो इधर मैं 22 लाख रुपया माइनस कर देगा। ठीक है, और तो और यहां पे मेरे को अब माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। शुगर को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट कितना है चेक करो, 1.5 लैक्स। वाह, वेरी गुड, 1.5 लाख रुपया। तो तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 25 लाख में से 22 लाख गया, 3 लाख बचा, और वापस से 1.5 लाख गया तो 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख। अब ये जो तुम्हारा बैलेंस आया ना, ये तुमको डायरेक्टली तुमको पीजीबीपी इनकम मिल गया। अब तुमको यहाँ पे कोई स्प्लिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हारा टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम आ गया। और सुनो, यहाँ पे आगे जाके है ना, तुमको तुमको एग्रीकल्चरल इनकम भी निकालना है। किसका? वो 70% का। तो एग्रीकल्चरल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ 70% शुगर केन, वो भी तुमको आगे निकालने का। क्योंकि अगर वही शुगर केन तुमने मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं की होती तो मार्केट में जाके बेची होती ना, और अगर तुम उसको मार्केट में जाके बेचते तो तुमको कितना पैसा मिलता? वही फेयर मार्केट वैल्यू मिलती
जो तुमने वहां पे ऊपर रूल 7 में कंसिडर कर लिए। तो अपने को क्या करने का है, यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस लेने का है जो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि तुमने इसको बेचा नहीं है। अगर बेचते तो कितना मिलता, फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाता ना ऑफ शुगर केन। तो वो सेम अमाउंट जो ऊपर तुमने लिखा था कितना 22 लाख, वो तुमको लेना है और उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आया, 70% का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख रुपए, 14 लैक्स। ठीक है, और जैसे ही 14 लाख माइनस करोगे कितना आएगा, 8 लाख रुपए आएगा। 8 ही आया ना। ये आ गया तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम, और ये भी क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा तुमको 10 सबसेक्शन 1 में। ठीक है बबुआ, समझ में आया कि नहीं आया बबुआ? तो अब तुमको क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन में क्या बोला है, कैलकुलेट करने के लिए उसकी टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम और उसकी एग्रीकल्चरल इनकम। अभी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहां तक का कैलकुलेशन सब बराबर कर लेंगे, ठीक है, यहां तक का कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मत भूलना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम देखो तो तुमको लास्ट में जाके ऐसा लिखने का, देयरफॉर टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम इज इक्वल टू 1.5 लैक्स, एंड जो तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम है जो तुमको 10(1) में क्या होने वाली है, एग्जम्प्ट होने वाली है, वो 8 लाख और 5 लाख दोनों लिखनी है। 8 लाख प्लस 5 लाख मतलब 13 लाख रुपया। ठीक है, और इसको डब्बे में डाल देने का ऐसा कि तुरंत इसके ऊपर एग्जामिनर का ध्यान चला जाए कि भाई जो अपन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला था हम लोगों ने बच्चे को, वो बच्चे ने कैलकुलेट करके हमको दे दिया। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 डन डना डन डन। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 डन। अभी इलास्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। आंसर भाई 13 लाख रुपया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर 8 है, इधर 5 है, और उधर कितना था, 1.5 लाख रुपया है ना। ये है तुम्हारा पीजीबीपी इनकम, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2 पे। 2 क्या बोलता है, मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। रबर प्लांट उसने किधर, झाड़ किधर उगाए रे, इंडिया में। तो मतलब लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। इधर जो झाड़ उगाए वो रबर के झाड़ उगाए, और उससे वो रबर जो लिक्विड रबर ले रहा है, ठीक है, और उससे बाद में वो मैन्युफैक्चर कर रहा है लेटेक्स। लेटेक्स मतलब जो रबर के अलग अलग प्रकार आते हैं, बराबर है, तुम लोगों ने अगर सुना हो कि लेटेक्स रबर होता है, सेनेक्स रबर होता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं रबर के। डिपेंड करता है कि वो रबर कितना वो मुलायम है या फिर कितना अपना क्या बोलते हैं हार्ड है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो लेटेक्स रबर होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है, फाइन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पतला होता है और ये मुलायम होता है। तो वो जो लेटेक्स रबर है वो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो आपका जो बिजनेस हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ में आप झाड़ पौधे भी उगा रहे हो। लेकिन झाड़ पौधे का क्यों उगा रहे हो, रबर के ही उगा रहे हो, जिससे रॉ मटेरियल लेके लिक्विड रबर लेके आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो। फिर दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर 30 लाख रुपया, और बाद में वो जो मैन्युफैक्चर्ड रबर है वो 30 लाख में बेचा जाएगा। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट इज 10 लाख रुपया, मतलब ये हो गया उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख रुपया, ये हो गया उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तुम एक सिंपल सिंपल सा काम कर सकते हो, प्लस माइनस करने का ये तीनों अमाउंट को, बराबर। उसने मैन्युफैक्चर्ड रबर कितने में बेचा, ये गाँव वालों कितने में बेचा बोलो, रबर मैन्युफैक्चर करके 30 लाख में बेचा, 30 में बेचा ना। 30 लाख में जो रबर बेचा उसमें से माइनस करने का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जल्दी बोलो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखो 10 लाख, और उसमें से माइनस क्या करने का, मैन्युफैक्चरिंग 8 लाख। तो टोटल कितना आया, अगर 18 लाख माइनस होगा तो 12 लाख आएगा। अब ये जो 12 लाख आया, ये 12 लाख का 2 स्प्लिट मार देने का। कौन से रूल के मुताबिक, जल्दी बोलो, रूल नंबर बोलो, रूल नंबर 7A। रूल 7A बोलता है कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर का अगर तुम्हारा धंधा है तो उससे जो भी तुम्हारा नेट इनकम आएगा, कॉम्पोजिट इनकम आएगा, वो कॉम्पोजिट इनकम को तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। पहला पार्ट जल्दी बोलो, पहला पार्ट 65%,
ये 65% क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो 12 लाख का 65% कितना आएगा, 12 इंटू 65% विल बी 7,80,000, 7.8 लाख। और 35% कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा 4.2 लैक्स। बराबर है। इसको क्या बनाओगे, इसको एग्रीकल्चर इनकम बना के टैक्सेबल कर देना है ना, टैक्सेबल कर देना। अरे उसको एग्जाम करने गए और इसको पीजीबीपी बना के क्या कर देना, टैक्सेबल कर देना। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर भी होगा। बराबर है। चलो इलास्ट्रेशन नंबर 2 डन। अभी इलास्ट्रेशन 2 के बाद आगे बढ़ेंगे और अपना इलास्ट्रेशन नंबर 3, 4 वो सब छोड़ देने का, सीधा तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आने का। टेस्ट योर नॉलेज। चलो तुम्हारा नॉलेज अभी टेस्ट किया जा रहा है, फटाफट से बताना मेरे को। सुमित क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, टेस्ट योर नॉलेज और उस पे क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर सुमित, अ रेसिडेंट इंडियन, अर्न्स इनकम ऑफ 15 lakhs फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दिया, देख लो, खाली नंबर चेंज किया है। ठीक है, एंड 20 लाख उसको रबर मैन्युफैक्चर करके आ रहा है। इस क्वेश्चन में वो लोग ने क्या चेंज किया पता है, बोला है कि कुछ इनकम उसको रबर ग्रो करके मैन्युफैक्चर करके आ रही है और कुछ इनकम उसको खाली रबर मैन्युफैक्चर करके आ रही है। तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बोला है अर्न्स इनकम ऑफ ₹15 lakhs फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। मतलब 15 लाख रुपया वो क्या करके कमा रहा है, 15 लाख रुपया वो रबर प्लांट ग्रो करके उससे रबर ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर करके कमा रहा है। मतलब ये कंपोजिट एक्टिविटी वाली 15 लाख रुपए की इनकम है। एंड बोलता है एंड ये अलग इनकम है, 20 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। उड़ी बाबा, अब वो मलेशिया में भी रबर के झाड़ उगाता है और उधर से भी वो क्या कर रहा है कि रबर के झाड़ उगा रहा है और उधर रबर के झाड़ उगा के उसको आगे वहां पे क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सुनो, ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी से होने वाली सारी की सारी 20 लाख रुपए की जो तुम्हारी इनकम आएगी ना, इसको गलती से भी स्प्लिट मत करना। ये पूरी की पूरी इनकम पीजीबीपी बना के टैक्सेबल करनी है, क्योंकि जो वो एक्टिविटी हो रही है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रो करने की जो एक्टिविटी हो रही है, इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन मलेशिया। सो लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, वहां पे अगर तुम्हारा रबर ग्रो करके और उसको सॉरी रबर प्लांट ग्रो करके वहां पे मैन्युफैक्चर करके अगर तुम बेच रहे हो, तो वो जो तुम्हारा बिजनेस है ना भाई, वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो भी तुमको इनकम देगा, वो सारी की सारी इनकम तुमको पीजीबीपी इनकम बनके टैक्सेबल होगी, बिकॉज द लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, मलेशिया में है। ठीक है, इसलिए ये पूरा 20 लाख तुम क्या करोगे, पीजीबीपी में टैक्सेबल। लेकिन ये जो 15 लाख रुपया जो है ना, हाँ, वो तुमने इंडिया में जो झाड़ पौधे उगाए थे ना, उससे था। ये है इंडिया, 15 लाख रुपया इंडिया, और 20 लाख को क्या कर देने का बेटा, 20 लाख रुपया मलेशिया। ठीक है, मलेशिया वाला पूरा 20 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। और 15 लाख का दो स्प्लिट मारोगे, 65% एंड 35%। तो देखो 15 लाख का अगर तुम 35% निकालोगे, तो 15 लाख का 35% विल बी 5.25, ये उसकी टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम आएगी। तो 5.25 टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम और 20 लाख, बताओ जल्दी से, इसमें से 5.25 लैक्स ये एक उसकी पीजीबीपी इनकम आएगी और 20 लाख उसकी पीजीबीपी इनकम आएगी। तो उसकी टोटल पीजीबीपी इनकम जो आ जाएगी यहां पे, ठीक है, व्हाट वुड बी, ऐसा पूछा है, व्हाट वुड बी हिज बिजनेस इनकम, ऐसा पूछा है। तो उसकी जो टोटल पीजीबीपी इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25.25 लैक्स। और अगर बोला होता कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आएगी, तो तुम क्या बोलते, तो तुम बोलते 9.75। तो बाजू में लिख लो, यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम भी अगर पूछा होता, तो एग्रीकल्चरल इनकम जो उसको 10(1) में एग्जम्प्ट हो रही है, बराबर है ना, वो सारी की सारी उसकी कितनी आ जाती, 9.75 लैक्स। डन ना डन डन, इजी था ये क्वेश्चन, बराबर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क के एमसीक्यूज के लिए एक्सपेक्ट करके जाओ बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। मिस्टर राजा, अ रेसिडेंट, अर्न्स इनकम ऑफ ₹10 lakhs, 10 लाख रुपया इनकम कमाता है फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन
एंड क्योर्ड इन इंडिया। कॉफी के पौधे उगा रहे हैं, उससे कॉफी बीन्स निकाल रहे हैं और फिर वो कॉफी बीन्स को क्योर करके बेच रहे हैं। इधर तुमको आएगा रूल नंबर 7B, अगर याद आता है तो। ग्रो करके खाली क्योर करके बेच देते हो तो 75-25% करना पड़ेगा, बराबर है। तो हिज फ्रेंड मिस्टर श्याम, तो तुमको ये 10 लाख रुपए का 75-25 करना है। ये किसका है? राजा का, ठीक है। अब उसका एक दोस्तार है, फ्रेंड है उसका, श्याम नाम है उसका, वो भी रेसिडेंट इंडियन है और वो कमाता है 20 लाख रुपए की इनकम। क्या करके भाई? वो भी कर रहा है, सेल कर रहा है किसका? कॉफी, ग्रो करके, क्योर करके, रोस्ट करके एंड ग्राउंड करके। और वो भी किधर कर रहे हैं भाई? वो इंडिया में। तो दोनों भाई लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया में ही कॉफी उगा रहे। एक उगा के क्योर करके बेच देता है और दूसरा उगाता भी है, क्योर भी करता है, उसको रोस्टिंग भी करता है और ग्राइंडिंग करके कॉफी पाउडर बना के बेचता है, बराबर है। तो जो कॉफी पाउडर बना के बेचेगा उसको कितना होगा? 60-40 होगा। और जो खाली क्योर करके बेच रहा है उसको कितना हो जाएगा? 75-25 हो जाएगा, बराबर है ना। तो इस इनकम का 75-25 कर लेना और इस इनकम का कितना कर लेना? 60-40 कर लेना। लेकिन अगर देखो गलती से भी ऐसा बोला होता ना कि श्याम जो रेसिडेंट है वो ये कॉफी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, क्योर कर रहा है, फिर उसको रोस्टिंग करके, ग्राइंडिंग करके पाउडर बना के बेच रहा है। और ये एक्टिविटी वो किधर कर रहा है? इंडिया के बाहर कर रहा है, ऐसा बोला होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, बराबर। तो इन दैट केस तुम क्या करते? उधर 60-40 करते तो वाट लग जाती, बराबर। उधर हम लोग को क्या करना पड़ता? वो सारी की सारी इनकम, उसकी पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल बना देनी पड़ती, ठीक है। तो यहां पे अब क्या करना है? 10 लाख का 75-25 कर लेना और ये जो 20 लाख है उसका 60-40 कर लेना। वो हिसाब से शाम की और राजा की क्या आ जाएगी? पीजीबीपी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, बराबर से। इजी था। चलो, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया डन 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 डन। इसी के साथ जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो 2-2 मार्क के एमसीक्यूज वगैरह के लिए पूछे जा सकते हैं या फिर एक बड़े से क्वेश्चन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट बोल के आ सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए। अब हम लोग है ना जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जहां जहां एग्जामिनेशन में टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा और टोटल इनकम के क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए दिया है। मतलब देखो, ध्यान से देखना, एक तो तुमको क्वेश्चन दिया होगा टोटल इनकम कैलकुलेट करो ऐसा बोल के, और वो टोटल इनकम के कैलकुलेशन में तुमको बोला होगा कि टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करो, ठीक है। और अगर मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर वो लोग ने एग्रीकल्चरल इनकम का भी अमाउंट दे के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में तुमको पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है, बराबर है ना। अब ये सर पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या? देखो, इज्जत से ना सरकार क्या बोलती है कि तुम्हारी जो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी ना उस पर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। 10(1) में क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। लेकिन है ना इनडायरेक्टली सरकार, तुम एग्रीकल्चर इनकम कमाओगे ना तो तुमसे कुछ ज्यादा ही टैक्स वसूल कर लेगी, बराबर है। मतलब जितने रेट पे तुमको टैक्स भरना था उतने रेट पे तुमसे टैक्स ना भरवा के कुछ ज्यादा टैक्स तुमसे भरवा दिया जाएगा। अब ये ऐसा कब होता है? देखो मैं तुमको बताता हूं। अगर मान लो कि तुम एक किसान हो, किसान, ठीक है, और तुम क्या करते हो? तुम एग्रीकल्चरल इनकम कमाते हो, बहुत हैवी एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो। मैं छोटा किसान हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब तुम बहुत बड़े किसान हो मान लो, और तुम्हारी लाखों रुपए में एग्रीकल्चरल इनकम जाती है। मतलब तुम देखा जाए तो तुम छोटे मोटे नहीं, बहुत अमीर किसान हो। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम्हारी जितनी भी इनकम आ रही है सारी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और तुम उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरते हो सरकार को। समझ में आ रहा है? अब इतना अमीर आदमी है, बराबर है, लाखों करोड़ों रुपया तुम कमाते हो किस में? एग्रीकल्चरल इनकम में। मतलब तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रॉयल लाइफस्टाइल है यार। सोचो, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा किसान, इतनी रॉयल लाइफस्टाइल जीने वाला, सरकार उसके पास से 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले रही है। देखो, छोटे मोटे किसान हो और एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो उसमें हम टैक्स नहीं ले रहे, तुम्हारे पास हम टैक्स नहीं ले रहे, हमको अच्छा लगता है कि नहीं भाई हमने गरीब किसान की क्या की? मदद की। लेकिन बहुत अमीर किसान है, वो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है अपनी एग्रीकल्चरल इनकम से, इतनी रॉयल लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन 1 रुपया हमको टैक्स नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है। तो ऐसे किसानों से हम थोड़ा अगर ज्यादा टैक्स ले भी लेना,
हेलो, ऐसे किसानों से अगर हम थोड़ा ज्यादा टैक्स ले भी ले उनकी अदर इनकम्स पे, तो उनको दुख नहीं होना चाहिए। ये उनका फर्ज बनता है कि थोड़ा सा ज्यादा टैक्स वो हमको दे सकते हैं। तो वो लोग ने ना पार्शियल इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आया। अब सुनो, अगर इतना बड़ा किसान रहेगा तो सोचो खाली वो एग्रीकल्चरल इनकम ही कमाता रहेगा कि अब उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर इनकम होगी, तो कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, किधर से वो धंधे की इनकम कमाएगा, या फिर वो किधर से हाउस प्रॉपर्टी उसने खरीदी होगी तो उससे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट वेंट कमाएगा, बैंक वैंक में पैसा डाल के रखा होगा उस पर वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कमाएगा। उसकी और भी अब पैसा पैसे को खींचता है, इतना याद रखो। तो अब तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुम कहीं ना कहीं तो उस पैसे को लगाओगे ना यार। एग्रीकल्चरल इनकम से तुम इतना सारा पैसा लेके आए हो, तो वो पैसे को कहीं ना कहीं तो यूज पे लगाओगे, किसी धंधे में लगा दिया, किसी बैंक एफडी वगैरह में डाल दिया, कहीं पे प्रॉपर्टी वॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से तुमको रेंट आ रहा है, तो तुम्हारे पास बहुत सारे और जरिए हो जाएंगे अब क्या करने के, इनकम कमाने के। अब वो जो दूसरी इनकम्स तुम कमा रहे हो अदर देन योर एग्रीकल्चरल इनकम, उस पर तुमको टैक्स भरना ही नहीं है। कि उस पे भरना है, उस पे तो भरना है ना भाई, एग्रीकल्चरल इनकम पे तुमको टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, जो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, उस पे तो तुमको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो सुनो ना, तुम्हारे जैसे किसान के पास से जो लाखों करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर इनकम कमा ले रहा है और उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहा है, अगर तुम्हारी दूसरी अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, उसके ऊपर अगर तुम हमको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे दोगे ना, तो तुमको पेट में नहीं दुखना चाहिए। तो तुम्हारे पास से हम थोड़े ज्यादा रेट पे टैक्स लेने के लिए, तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे थोड़े ज्यादा रेट पे तुमसे टैक्स लेने के लिए हमने ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। अब पहली बात तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कब होगा वो तुमको पता होना चाहिए। हर केस में पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करना है। हर ऐसा केस जहां पे टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, और एग्रीकल्चरल इनकम भी वो क्वेश्चन में दी है, हर उस केस में जाके तुमको पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करना। पार्शियल इंटीग्रेशन करने की कंडीशन है, अगर वो 3 कंडीशंस जो अभी बता रहा हूं, अगर वो तीनों कंडीशंस तुमने क्या कर ली, फुलफिल कर दी, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो भाई अब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में एग्रीकल्चरल इनकम का इंटीग्रेशन किया जाएगा, ताकि हम तुमसे कुछ ज्यादा रेट पे टैक्स ले पाए। अब तक तुम 5% रेट पे टैक्स दे रहे थे ना, मतलब देखो तुम्हारे जैसे किसान को जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं, कितने स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं, देखो अगर मैं नॉर्मल स्लैब रेट्स की बात करूं तो 2.5 लाख तक तुमको टैक्स नहीं भरना है, बराबर। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक तुमको कितना टैक्स भरना है, 5%। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक तुमको कितना, 20% टैक्स भरना है, और 10 लाख के ऊपर तुम्हारी इनकम जो होगी उस पर तुमको 30% टैक्स भरना है। अब तुम अब तक पहले या दूसरे ही स्लैब में कवर हो रहे हो, 5% वाले स्लैब में कवर हो रहे हो। तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो आ रही है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम जो आ रही है, तुम्हारी 4 लाख रुपया ही है। अब सोचो 4 लाख रुपया ही अगर तुम्हारी एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो वो 4 लाख रुपए पे तुम हमको कितना टैक्स दोगे, 5% ही टैक्स दोगे ना। और सुनो, इस 4 लाख के अलावा तुम लाखों करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहे हो। तो हम एक काम करेंगे, ये एग्रीकल्चरल इनकम आके तुम्हारी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा ना, वो टाइम पे हम इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, सो दैट तुमसे 5% टैक्स ना पे करवा के तुमसे एक स्लैब हायर ले जाके या 2 स्लैब हायर ले जाके तुमको हायर स्लैब्स पे टैक्स भरवाया जा सके। और वो भी किस पे, तुम्हारी खाली नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स लेंगे नहीं, वो तुम चिंता मत करो, एग्रीकल्चरल इनकम पे 1 रुपया भी हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, जिसपे अब तक तुम टैक्स 5% ही भरने वाले थे, तुमको वो लोअर स्लैब से उठा के तुमको हायर स्लैब्स में डालने के लिए, हायर स्लैब्स पे तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स पे करवाने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो, पहले तो 3 कंडीशन बताता हूं, फिर मैं इसका कैलकुलेशन भी बताता हूं, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि 3 कंडीशंस में से पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो असेसी है, जिसको ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, वो ऐसा असेसी होना चाहिए टू होम स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल। क्या बोला रे, क्या बोला? टू होम स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल, मतलब ऐसा कोई भी असेसी जिसको फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, उसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। 1 मिनट, तो तुम मेरे को ऐसे किसी असेसी का नाम बोल सकते हो? ऐसा कोई असेसी बोल सकते हो जिसको फ्लैट रेट पे टैक्स देना पड़ता है, उसको कोई स्लैब वैब नहीं लगता, उसकी सारी इनकम पे
फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है? कंपनीज, उसको तो 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है ना, या फिर किसी किसी केस में 25%। पार्टनरशिप फॉर्म्स है ना। मतलब हम सिर्फ ऐसे ही एसएससी की बात करेंगे जिसको स्लैब रेट एप्लीकेबल है। तो बताओ रहा ऐसे एसएससी का नाम क्या होता है, बोलो। ऐसे कौन से एसएससी है भाई? इंडिविजुअल को स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है, हाँ। तो इंडिविजुअल पे पार्शियल इंटीग्रेशन लग सकता है, हाँ। एचयूएफ्स, यस सर। फिर एओपी एंड बीओआई, यस सर। फिर एजेपीज होते हैं, याद करो। इन सब के लिए स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। इनका जो टैक्स रेट्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स होता है। पहले 5%, फिर 10%, सॉरी पहले 5%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे करके इनका स्लैब रेट के हिसाब से इनका टैक्स भी बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। हम खाली ऐसे एसएससीज के लिए ही पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करेंगे। इसके अलावा और कोई भी एसएससी दिखा तो पार्शियल इंटीग्रेशन कृपया करके मत करिएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि एसएससी के द्वारा कमाई जाने वाली जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट होगी ये एसएससी की सारी टैक्सेबल इनकम लेके कैलकुलेट की जाएगी कि एग्जम्प्ट इनकम लिया जाएगा इसमें? कोई जल्दी बोलो, टोटल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर कोई एग्जम्प्ट इनकम ली जाती है कि सारी टैक्सेबल इनकम्स को लेके टोटल इनकम का कैलकुलेशन किया है? टैक्सेबल इनकम ही लिया जाएगा ना। तो जब तुम्हारी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी उसमें सारी तुम्हारी टैक्सेबल इनकम्स यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स होगी। एग्रीकल्चरल इनकम इस टोटल इनकम के अंदर नहीं आई होगी। मतलब बिना एग्रीकल्चरल इनकम के, बिना किसी भी एग्जम्प्ट इनकम के, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी आ जाती है, वो एग्जम्प्ट इनकम्स को हटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम्स होती है उससे तुम्हारी टोटल इनकम निकल रही है। मतलब ये तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। और यही अमाउंट अगर तुम्हारा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा निकला, बराबर है, तुम्हारी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी उससे अगर ये अमाउंट क्या निकला, ज्यादा निकला, तो इसका मतलब क्या हो गया मुन्ना? इसका मतलब ये हुआ कि अब तुमको टैक्स भी पेएबल है ऑन योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। यू आर सपोज टू पे टैक्स ऑल्सो। तो एक तो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो और वो सारी हमसे एग्जाम करवा के ले जा रहे हो, और एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हो जिसको टोटल इनकम में तुमने इंक्लूड किया है, तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम तुम्हारे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है भाई साहब, और इस पे यू आर लायबल टू पे टैक्स। तो सुनो, इफ यू आर लायबल टू पे टैक्स नो, तो क्या रेट पे टैक्स भर रहे हो? इस टोटल इनकम का अमाउंट अगर मान लो खाली 4.5 लाख रुपए, तो तुम तो खाली 5% पे टैक्स भरोगे ना? नहीं। अब हम तुमको इस स्लैब्स में से हायर स्लैब में ले जाने के लिए तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम का क्या कराएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या उससे कम निकली तो यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। तो जब तुम्हारा टैक्स पेएबल आ ही नहीं रहा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड करवा के हम तुमको टैक्स पे करवाए? नहीं, तो हम तुमसे टैक्स नहीं पे करवाएंगे। जब तुमको टैक्स पेएबल आने ही नहीं वाला है तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों करवाए? और अगर उसमें इन दैट केस हमने पार्शियल इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को आके तुम्हारी टोटल इनकम में ऐड कर दिया, और उसकी वजह से अगर तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाए, तो अब तो तुमको टैक्स भी भरना पड़ जाएगा, जो देखा जाए तो तुमको भरना है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट ही तब एप्लीकेबल होगा व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स। और तुम कब टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हो? जब तुम्हारी टोटल इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, समझे? तब तुम्हारा टैक्स का कैलकुलेशन होगा, तब पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। समझ रहे हो? चलो तो सुनो, बस इतना कर देने से लाइफ झिंगा लाला नहीं। एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो तुम्हारी नेट एग्रीकल्चरल इनकम थी, मैंने यहां पे नेट एग्रीकल्चरल इनकम शब्द यूज किया है। नेट का मतलब भाई जो एग्रीकल्चर से जो ग्रॉस तुम्हारी इनकम आती है वो नहीं, एग्रीकल्चर के सारे खर्चे ये वो सब माइनस करके जो तुम्हारा नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रॉफिट आता है 10(1) में, वही एग्जेम्प्ट होता है। ये नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो 10(1) में तुमने क्या करवाई होगी, एग्जेम्प्ट करवाई होगी, इसका अमाउंट भी तुम्हारा 5,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। देख रहे हो, 5,000 से ज्यादा नेट एग्रीकल्चरल इनकम कमाने वाले लोगों को ये लोग क्या मानते हैं, अमीर किसान मानते हैं। इतनी बेशरम है हमारी गवर्नमेंट, देख लो। तो ये तीनों कंडीशंस, ये भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी फुलफिल होनी चाहिए, और ये भी फुलफिल होनी चाहिए। इफ ऑल द अबव 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड,
तो भाई साहब तुमको पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अब एप्लीकेबल होगा। अब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में जैसा हम करते थे, तुमको मालूम है ना तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे करते थे तुम। सबसे पहले तुम टोटल इनकम लेते थे, फिर उसमें से कुछ स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगा के टैक्स निकालोगे, फिर बाकी की बैलेंस इनकम पे तुम क्या लगाओगे, स्लैब रेट लगाओगे, नॉर्मल रेट लगाओगे, और वो नॉर्मल रेट लगा के टैक्स निकालोगे, फिर दोनों टैक्सेस को ऐड करोगे, फिर उस पर अगर सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा था तो सरचार्ज लोगे, या फिर रिबेट एप्लीकेबल हो रहा था तो वो माइनस करोगे, फिर टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज आएगा या फिर टैक्स आफ्टर रिबेट आएगा, उसमें तुम 4% सेस ऐड कर दोगे, और ये सब ऐड वैड करने के बाद तुम्हारा जो एक फाइनल अमाउंट आएगा, वो फाइनल अमाउंट तुम्हारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी होगा, बराबर। और बाद में वहां से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी क्रेडिट, रिलीफ विलीफ सब उधर से माइनस होगा लास्ट में। समझो, ये जो कैलकुलेशन तुमने किया था, यहाँ पे जब भी तुमने तुम्हारी टोटल इनकम का टैक्स निकाला, बैलेंस टोटल इनकम का, तुमने जाके डायरेक्टली वो टोटल इनकम पे क्या ले लिया, स्लैब रेट डायरेक्टली लगा दिया, बराबर। तो मान लो कि चलो तुम्हारी टोटल इनकम, क्या बोला, एक अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। एक अमाउंट से तुमको और अच्छे से क्लियर होगा कि मान लो तुम्हारी टोटल इनकम वो है 4,50,000 रुपये, और अपन है ना चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल सिंपल बोल रहे हैं कि ये जितनी भी टोटल इनकम है ना, सारी नॉर्मल टोटल इनकम है, इसके अंदर कोई स्पेशल इनकम नहीं है, बराबर। अच्छा, अगर स्पेशल इनकम होगी तो क्या करना है वो भी मैं तुमको बताऊंगा, टेंशन नहीं। लेकिन मान के चलते अभी फिलहाल के लिए कि ये तुम्हारी नॉर्मल टोटल इनकम है, जिसपे इस सारी इनकम पे तुमको नॉर्मल रेट पे टैक्स लगने वाला है। अब पहले एक काम करते हैं, अपने को जो टैक्स का कैलकुलेशन जिस तरीके से आता है ना, उस तरीके से पहले इस पे टैक्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, अपना जो असेसी है, ये देखो, ये असेसी है अपना, इसका नाम है सोनू, ठीक है। इसकी एज है सोनू की, इसकी एज है 30 ईयर्स, इंडिविजुअल है, 30 साल का है। 30 साल क्यों लिखा पता है, क्योंकि तुमको यह पता चले कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो अब उसको जो टैक्स रेट लगने वाले हैं वो सीनियर सिटीजन वाले नहीं, नॉन सीनियर सिटीजन वाले टैक्स रेट लगने वाले, ठीक है। अब ये सोनू जो है, इसने एग्रीकल्चरल इनकम भी कमाई थी, नेट एग्रीकल्चरल इनकम भी इसने कमाई थी, जो इसने 10(1) में क्या करवा ली थी, एग्जेम्प्ट करवा ली थी। चलो, इसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम मैं तुमको बोल रहा हूं 1,00,000 रुपए इसने कमाई, ठीक है। अब थोड़ा सोचना कि अगर ये 1,00,000 रुपए नेट एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, तो अब इसको टोटल इनकम भी 4.5 लाख हो रही है, मतलब अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 4.5 लाख रुपए हो रही है। तो अब अपने को वो 3 कंडीशन चेक करने का, देखो ये वाला 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन है ना, इस केस में चेक करके देखना है। क्या असेसी ऐसा असेसी है जिसको स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं, हाँ सर। असेसी कौन है, इंडिविजुअल है। क्या असेसी को इस बार टैक्स पेएबल है, यानी कि क्या उसकी टोटल इनकम उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, द आंसर इज यस सर। उसकी टोटल इनकम 4.5 लाख, मतलब उसकी जो एप्लीकेबल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, उससे तो ज्यादा ही है। फिर 2.5 लाख क्यों लिया, क्योंकि उसकी एज 30 ईयर्स है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसकी एप्लीकेबल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ज्यादा ही है उसकी टोटल इनकम। और उसने जो नेट एग्रीकल्चर इनकम कमाई है वो भी 5,000 रुपए से ज्यादा है, 1,00,000 रुपया। अब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, तो अपने को पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, अगर हम लोगों ने पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं किया, अगर हमने पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने नॉर्मल तरीके से टैक्स निकाला, तो वो कैसे निकाला होता, देखो इधर हम लोग ने क्या किया होता। ये 4.5 लाख जो था ना तुम्हारा, इस 4.5 में से पहला जो 2.5 लाख था अप टू 2,50,000, ये उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट निकल जाता, और उस पर उसको कितना टैक्स भरने को आता, नील, 1 रुपया भी वो टैक्स नहीं भरता। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर की जितनी भी टोटल इनकम होती है 5 लाख तक, उस पर उसको 5% टैक्स भरना है। तो अब यहां पे हम लोग बोलेंगे 2.5 लाख रुपए से लेकर उसकी जो टोटल इनकम जा रही है कहां तक, 4.5 लाख तक जा रही है, वो सेकेंड स्लैब में ही कवर हो रहा है ना भाई, बराबर है। सेकेंड स्लैब के आगे नहीं जाएगा, वो सेकेंड स्लैब में ही आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी टोटल इनकम 5 लाख नहीं, 5 लाख से कम है। तो अब वो सेकेंड स्लैब में खत्म हो जाएगी उसकी टोटल इनकम। और सेकेंड स्लैब में कितनी इनकम कवर हो रही है भाई, अगर पहली 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो गई, तो अब 4.5 में से कितनी इनकम सेकेंड स्लैब में कवर होगी, 2 लाख रुपया कवर हो जाएगा।
और वो 2 लाख पे उसको कितना टैक्स, 5% टैक्स का रेट लगेगा। तो 2 लाख पे 5% निकाला तो तुमको कितना आया, 2 लाख का 5%, 10,000 रुपया आया सबको। तो ये 10,000 रुपया उसका टैक्स लायबिलिटी आया। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान से देखो। तो उसकी जो अब तुमने टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, नील प्लस 10,000 मिला के, तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी तुमने कैलकुलेट किया वो आया 10,000 रुपया। अब तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन पूछोगे, सर ये जो बंदा है क्या ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है? हाँ सर। क्या इसकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर रही है? नहीं सर। तो इसने जो अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली है वो सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर उसको रिबेट में मिल जाएगा। तो उसको रिबेट कितना मिलेगा भाई? उसको रिबेट मिल जाएगा सर या तो 10,000 या तो 12,500 विच एवर इज लोअर। तो उसका रिबेट का अमाउंट आ जाएगा अंडर सेक्शन 87A कितना, 10,000 रुपया रिबेट आ जाएगा। और रिबेट लेने के बाद उसकी जो टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी बचेगी वो कितनी बचेगी, नील बच जाएगी। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से कैलकुलेशन करके आ गए, मतलब क्वेश्चन तुमको है ना सेम टू सेम क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, और उस क्वेश्चन में से तुमको ये सारी डिटेल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें उन लोगों ने बोला होगा कि कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन तुमने इस तरीके से किया। क्या तुमने गलत कैलकुलेशन किया? नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। लेकिन जिस सिचुएशन में तुमने ये कैलकुलेशन किया है वो सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेशन ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, पार्शियल इंटीग्रेशन के अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो अब तुमको एग्रीकल्चरल इनकम भी तुम्हारी टोटल इनकम में यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर टैक्स लायबिलिटी। क्या तुमने यहां पे ऐसा किया? नहीं, बिना एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड किए, बिना एग्रीकल्चरल इनकम के इंटीग्रेशन के तुमने ये टैक्स का कैलकुलेशन कर लिया, जबकि पार्शियल इंटीग्रेशन की सारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन अगर तुमने यहां पे नहीं किया तो ये जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है ये कैलकुलेशन इस सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, गलत है। ऐसा तुम नॉर्मली करते हो तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। अब इस सिनेरियो में कैसा होगा, देखो 3 कदम उठाने हैं तुमको। स्टेप 1 उठाना है, फिर स्टेप 2 उठाना है। स्टेप 1 का जो भी टैक्स आया उसमें से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर लेना है। तो तुम्हारा स्टेप 3 में जो टैक्स आएगा ना वो टैक्स तुम्हारा फाइनल टैक्स होगा जो तुम्हारी टोटल इनकम पे तुमको भरना है। तो कितने कदम, जल्दी बोलो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। पहला कदम उठाओगे स्टेप नंबर 1, क्या है चलो देखो। तो जो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 आएगा मुन्ना, उस स्टेप नंबर 1 में तुमको टोटल इनकम पे ही टैक्स निकालना है। तो तुम्हारी टोटल इनकम कितनी थी बताओ? 4.5 पेटी थी ना, इसी पे टैक्स निकालना है। लेकिन अगर तुमने तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दी थी तो अब इस टोटल इनकम को अकेले मत रखना, इसमें एग्रीकल्चर इनकम आके क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना, इंटीग्रेट करना। तो तुम्हारी नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो तुमने 10(1) में एग्जम्प्ट करवाई थी वो कितनी थी? तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो तुमने 10(1) में एग्जम्प्ट करवाई थी वो थी 1 लाख रुपया। उसको जाके ऐड कर दो। तो अब जो तुम्हारी टोटल इनकम आ रही है which is including your net agricultural income, वो अब अमाउंट आ जाएगा 5.5 लाख। तो सरकार बोलती है कि अगर हमने तुमको 1 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट ना की होती तो ये 1 लाख रुपया भी तेरे को तेरे टोटल इनकम में दिखाना पड़ता ना। तो तेरी टोटल इनकम कितनी आती? 4.5 थोड़ी आती, तो तेरी टोटल इनकम 5.5 लाख रुपए आती। और अगर हम उस 5.5 लाख पे टैक्स ले रहे होते तो तू थोड़ी 5% स्लैब वाला आदमी है, तो तू 20% वाला आदमी है ना यार। समझा कि नहीं? देखा जाए तो तू 20% वाले स्लैब वाला आदमी है, लेकिन तू कितने स्लैब पे टैक्स कैलकुलेट कर रहा है? देख इधर कलर कलर पिंक कलर, तू तो खाली 5% पे कैलकुलेट कर रहा है। एग्रीकल्चरल इनकम हमने इंक्लूड की तो हमको पता चला भाई तू तो 5% स्लैब वाला आदमी है ही नहीं, तू तो 20% स्लैब वाला आदमी है। क्योंकि जैसे ही हमने वो 1 लाख रुपए इंक्लूड किया तेरी टोटल इनकम 5 लाख को भी क्रॉस कर गई, तू सेकेंड स्लैब में चला गया। हाँ, वो बात अलग है कि तेरी एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से तेरी टोटल इनकम कम आ रही है, और तू कहां कवर हो रहा है? 5% स्लैब में कवर हो रहा है। तो सुन, तू
4.5 पे ही हमको टैक्स दे, लेकिन वो टैक्स हमें ना तेरे से 5% नहीं 20% स्लैब से कैलकुलेट करवाएंगे, क्योंकि तू छोटा मोटा आदमी नहीं है यार, समझा। तो अब वो करने के लिए उन्होंने क्या किया, 5.5 लाख रुपया पहले तुम्हारी टोटल इनकम ले ली, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ा, और बाद में ना अब इस 5.5 पे टैक्स का कैलकुलेशन करवा रहे। ऐसा मान लो ना कि यही तुम्हारी टोटल इनकम होती और इसी पे हम लोग तुमसे टैक्स लेते, तो तुम कितना टैक्स देते? सर पहले 2.5 लाख पे तो हम कोई टैक्स ही नहीं देते, क्योंकि वो तो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कवर हो जाती। ठीक है, कोई वादा नहीं, वो तेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, जा उस पर टैक्स मत भर, नील करवा ले उसको। बराबर है मुन्ना? अब सुन, तेरी जो 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है, 5 लाख तक तो तू ऑलरेडी पहुंच गया पार्शियल इंटीग्रेशन करने पे, मतलब इस 2.5 लाख के स्लैब पे तेरे से हम कितना लेंगे, 5% लेंगे, और वो अमाउंट आ जाएगा 12,500। बराबर है। और 5 लाख रुपए से जो भी इनकम तेरी ऊपर जा रही है, कहां तक, 5,50,000 तक। बराबर है ना? यानी कि इस 50,000 पे तू हमको कितना टैक्स भर देना, 20%। मांग नहीं रहे, कैलकुलेट कर पहले खाली। तो यहां पे तेरा टैक्स कितना आ जाएगा, 50,000 का 20% विल भी 10,000 रुपया। 10,000 ही आ रहा है ना, चेक कर लो बेटा एक बार। ठीक है सर? अब सुनिए, अब आपका नील प्लस 12,500 प्लस 10,000, अगर आप ये सारे टैक्सेस को ऐड करोगे ना, तो अब आपको टैक्स का जो अमाउंट आएगा ऑन रुपीज 5.5 लाख रुपया आएगा। वो कितना आया, 22,500। बाबा रे बाबा, देखो क्या हुआ ना, पहले जो अगर तुम बिना पार्शियल इंटीग्रेशन के टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो तुमको टैक्स कितना आ रहा था, कलर कलर पिंक कलर, कितना आ रहा था, 10,000 रुपया ही आ रहा था। टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी, 10,000 की आ रही थी ना, टैक्स ऑन टोटल इनकम। लेकिन अब वही 10,000 बढ़ के कितना हो गया, 22,500। मतलब तुम्हारे टैक्स में 12,500 रुपया बढ़ गया। कैसे बढ़ा बढ़ा तुम्हारे टैक्स में 12,500? पता है, जो 1 लाख रुपया तुमने एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड की ना, उसमें से देखो, उस 1 लाख में से 50,000 इधर कवर हो गया 5% वाले में। 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम 5% वाले स्लैब में कवर हो गई। नहीं, 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम में से 50,000 की जो इनकम है वो 5% स्लैब में कवर हुई, और बाकी की जो 50,000 की एग्रीकल्चरल इनकम है वो कहां कवर हो गई, वो आखिरी वाले स्लैब में कवर हो गई। देख रहे हो? तो 50,000 पे 5% निकालो और 50,000 पे 20% निकालो, तो 50,000 का 20% विल भी 10,000, और 50,000 का 5% विल भी 2,500। तो टोटल कितना आया, 12,500। अरे 50,000 पे 20% मतलब 10,000, और बाकी का जो 50,000 का एग्रीकल्चरल इनकम इसके पहले वाले स्लैब में कवर हुआ। इसके पहले वाला स्लैब देखो खाली 2 लाख तक का ही था, दिख रहा है? इसके पहले वाला स्लैब खाली 2 लाख तक का था, लेकिन यहां पे बोला नहीं नहीं 2.5 लाख। तो मतलब यहां पे इस स्लैब में जो 50,000 रुपया बढ़ गया वो किसकी वजह से बढ़ा, एग्रीकल्चर इनकम ही आके यहां पे 50,000 रुपया बढ़ गई ना तुम्हारी। तो 50,000 की एग्रीकल्चर इनकम 5% वाले स्लैब में कवर हुई, जिसमें तुमको 2,500 रुपए का टैक्स लगा, और 50,000 की बाकी की जो एग्रीकल्चर इनकम तुमने ऐड की थी वो 20% वाले स्लैब में कवर हो गई, और उस पर तुम्हारा 20% टैक्स का कैलकुलेशन हुआ 10,000। 10,000 और 2,500 दोनों मिलाओ 12,500 रुपया टैक्स तुमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया। और वही 12,500 का टैक्स तुम्हारे 10,000 के टैक्स के अंदर, ये 10,000 का टैक्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो ही रहा है ना, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक का भी टैक्स तो यहां पे कैलकुलेट हो ही रहा है, 10,000 रुपया। और उसी 10,000 के अंदर आके ये 12,500 रुपया ऐड हो गया तुम्हारा। एग्रीकल्चरल इनकम जो 1 लाख थी ना, उसका भी टैक्स निकला, और वो टैक्स भी आके तुम्हारा जुड़ गया। तो 10 में अगर 12.5 ऐड हो गया तो तुम्हारा टैक्स का लाइबिलिटी कितना आया, 22,500। तुमको पता चला ये 22,500? सुनो, पहले तुम खाली 10 ही टैक्स देने वाले थे, अब तुमसे टैक्स का कैलकुलेशन कितना करवाया, 22,500। मतलब अब हम तुमसे कितना, 22,500 का टैक्स लेंगे नहीं। ये है तुम्हारा स्टेप 1 में कैलकुलेट किया हुआ टैक्स। और इस टैक्स के अंदर है ना बेटा, तेरी एग्रीकल्चरल इनकम का भी टैक्स आ गया है। एंड बाय द वे, तेरी 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम पे हमको कोई टैक्स नहीं चाहिए, समझा रे?
तो एक काम कर, चल तेरा एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स अलग से कैलकुलेट कर ले अब। तो अब स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, तू तेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं निकालेगा, अब तू खाली तेरी टोटल इनकम, खाली तेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालेगा। तो अब स्टेप नंबर 2 में आ जा। स्टेप 2 में आया और यहां पे तेरे को क्या लेना पड़ेगा, तेरी नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो ऊपर तूने इंक्लूड की थी सेक्शन 10(1) में जो एग्जाम्प्ट हो गई थी, बराबर है ना, जो तूने ऊपर तूने टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली थी, कितनी की थी, 1 लाख रुपया की थी ना। अब तेरे को 1 लाख पे टैक्स निकालना है। तो कोई बोलेगा सर 1 लाख पे टैक्स तो आएगा ही नहीं, 2.5 लाख रुपया तो बेसिक एग्जाम्पशन में चला जाएगा, तो कोई टैक्स ही नहीं निकला। तू समझ रहे मैं क्या बोल रहे रे। तो ये एड़े, अपने को पूरे 1 लाख के अमाउंट पे टैक्स निकालना है। अगर पूरे 1 लाख के अमाउंट पे टैक्स निकालना है तो अपने को आके यहां पे पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड करनी पड़ेगी, ताकि टोटल कितना हो जाए, 3.5 हो जाए। और 3.5 में से बाद में 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लेके 1 लाख पे टैक्स कैलकुलेट होगा अपना। क्योंकि 1 लाख रुपया अगर ऊपर ऐड हुआ है तो 1 लाख पे टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है, देख लो। तो अपने को 1 लाख पे टैक्स निकालना है, तो 1 लाख पे टैक्स निकालने के लिए जाऊंगा और यहां पे मान लो मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड नहीं किया, तो मेरा तो ये सारा का सारा 1 लाख रुपया बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कवर हो जाएगा, इसमें 1 रुपया भी टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या कर लिया, अल्टीमेटली मैं, मेरे से सरकार क्या ले लेगी, एग्रीकल्चर इनकम का भी टैक्स ले लेगी। तो मेरे को उस 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम पे, पूरे 1 लाख पे अगर मेरे को टैक्स निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है, पूरे 1 लाख की इनकम पे अगर टैक्स निकालना है तो मेरे को आके यहां पे ऐड करना पड़ेगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। मेरी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी बेटा वो कितनी थी, 2.5 लाख रुपया थी ना, वो मैं आके पहले इसमें ऐड करूंगा। और जैसे ही मैंने ऐड किया ना, तो अब मेरे को नेट एग्रीकल्चर इनकम उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगा वो 3.5 लाख रुपया आएगा। अब ये लोग बोलते हैं कि इस 3.5 पे टैक्स निकालेगा ना, तो पता है ये 3.5 पे तू टैक्स निकालेगा ना, तो तेरे पूरे 1 लाख पे टैक्स निकल के आएगा, क्योंकि इसमें से अब तेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जाएगा। तेरे को तेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नेट एग्रीकल्चरल इनकम में से नहीं माइनस कर देने का। पहले नेट एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड कर, जो इनकम आएगी उसमें से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हटाना और बाद में टैक्स का कैलकुलेशन करना, तो पूरे 1 लाख पे तेरा टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। तो अब बताओ, इधर अप टू 2,50,000 डालो चलेगा, यस सर। इस पे कितना टैक्स का कैलकुलेशन हुआ, इस पे टैक्स आ जाएगा तेरा नील, ठीक है। और अब जो बैलेंस तेरा 1 लाख रुपया आया, मतलब 2.5 लाख रुपए से लेकर कहां तक, 3.5 लाख रुपए तक की जो तेरी इनकम आएगी, है ना, ये 1 लाख रुपया, इस पे अब तो टैक्स का कैलकुलेशन कर ले 5%, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक तो तेरे को 5% ही टैक्स लगता है, बराबर है। तो इधर तेरा टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, इधर तेरा टैक्स का अमाउंट आएगा 5,000। अब एक काम कर, नील में 5,000 ऐड कर बेटा, है ना। तो जैसे ही तू नील में 5,000 ऐड करेगा तो तेरे को इधर जो टैक्स आएगा ना, टैक्स ऑन योर एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन योर नेट एग्रीकल्चरल इनकम, पूरी 1 लाख की इनकम पे अब तेरा टैक्स आया, टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम, जो तू 5,000 कैलकुलेट करके लाया है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बुलाया, इसको अपन ने बुलाया 1 है। ये है अपना स्टेप 1 में कैलकुलेट किया हुआ टैक्स, स्टेप 1 में कैलकुलेट किया हुआ टैक्स, ये है टैक्स 1। और ये जो है ये अपना स्टेप 2 में कैलकुलेट किया हुआ टैक्स है, ये है अपना टैक्स 2, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो टैक्स तूने निकाला वो इतना आया। अब इधर ध्यान से देखना सब लोग, अब अपना आएगा स्टेप नंबर 3, सबसे फाइनल स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप 3 में तेरे को तेरी टोटल इनकम का टैक्स मिल जाएगा। कैसे पता है, देख, जो पहला टैक्स तूने निकाला था, टैक्स 1, जो स्टेप 1 में निकाला था, वो कितना अमाउंट था, वो था 22,500, दिख रहा है 22,500। तो वो 22,500 तू इधर लिख ले और उसमें से माइनस कर दे तूने जो स्टेप 2 का टैक्स निकाला था। कितना निकाला था बेटा, 5,000 निकाला था ना, वो माइनस कर दे। क्योंकि देख ए पगले, ये जो टैक्स है ना 5.5 लाख पे निकाला हुआ है,
टैक्स 1 कितने अमाउंट पे निकाला था? 5.5 लाख पे निकाला था ना। तो 5.5 लाख की इनकम में ये टैक्स आ रहा है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूडेड थी 1 लाख की। और बाद में तूने क्या किया, 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स जो वहां इंक्लूड हो गया वो तूने अलग से निकाला। तो सुनना, 5.5 लाख की इनकम का टैक्स, उसमें से 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स अगर तू माइनस कर देगा तो जो भी टैक्स बचेगा वो तेरी 4.5 लाख की टोटल इनकम का टैक्स आ जाएगा ना। नहीं समझा? 5.5 लाख की इनकम का टैक्स, उसमें से तू 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम वाला टैक्स माइनस कर देगा तो तेरे पास जो भी टैक्स बचेगा वो तेरे 4.5 लाख की जो एक्चुअल टोटल इनकम होगी उसका टैक्स आ जाएगा। नहीं समझा? तो कर माइनस कितना आ रहा है बोल? 22,500 माइनस 5,000 तो तेरे को 17,500 आ रहा है सबको। 17,500 आया। तो ये जो 17,500 आया तेरे पास मुन्ना, ये जो 17,500 आएगा इधर अपन लिख लेंगे 17,500, जो स्टेप 3 में तू कैलकुलेट करके आ रहा है, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, ये है तेरा टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो कि कितनी थी? 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख की टोटल इनकम का तेरा टैक्स इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। टैक्स ऑन टोटल इनकम इतना आना चाहिए। और तूने कितना निकाला था रे बेवड़े? ये देख कितना निकाला था तूने, ये देख खाली 10,000 तू निकाल के आया था। ले, खाली 10,000, 10,000 तूने टैक्स निकाला था, जबकि अपने को कितना आया टैक्स? अब बोला टैक्स ऑन टोटल इनकम 17,500, मतलब तेरे टैक्स लाइबिलिटी में 7,500 रुपया बढ़ा दिया। और ऐसा कैसे हुआ पता है? क्योंकि स्टेप 1 में जब एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स निकाला ना, इधर देखो सब लोग, स्टेप 1 में जब एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स निकाला, इधर देखो, तो 50,000 की एग्रीकल्चरल इनकम पे 5% टैक्स कैलकुलेट करवाया और 50,000 की एग्रीकल्चरल इनकम पे 20% टैक्स कैलकुलेट करवाया। मतलब 12,500 टैक्स कैलकुलेट हुआ था स्टेप नंबर 1 में तेरी 1 लाख की इनकम पे। पता चल रहा है क्या हो रहा है? 1 लाख की इनकम पे 12,500 टैक्स कैलकुलेट हुआ और वो 12,500 का टैक्स आके 22,500 के अंदर इंक्लूड हुआ। अब उसी 1 लाख पे अगर अलग से टैक्स निकाला तो वो आया 5,000। तो पहले तो क्या कर रहा है, तेरे टैक्स के अंदर, तेरी टैक्स के अंदर जो 10,000 का टैक्स था तेरा टोटल इनकम का, उसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम का 1 लाख रुपए का 12,500 रुपए टैक्स कैलकुलेट करवा के डलवा दिया। और बाद में उसी 1 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम पे 5,000 टैक्स कैलकुलेट करके वो 5,000 माइनस करवाया। पता चला? टैक्स इंक्लूड हुआ 12,500 और माइनस करने को मिला खाली 5,000। तो 12,500 और 5,000 का डिफरेंस कितना आता है? 7,500 रुपये आता है ना। वही 7,500 तेरे उस 10,000 के अंदर इंक्रीज हो गया और तब तेरा ये टैक्स कितना आया? 17,500। तो एग्रीकल्चरल इनकम जितने अमाउंट वाली इनकम पे पहले हायर रेट पे टैक्स कैलकुलेट करवा लिया और बाद में उतने ही अमाउंट वाली इनकम पे लोअर रेट पे टैक्स कैलकुलेट करवाया। हायर वाली टैक्स ऐड हो गई और लोअर वाली टैक्स माइनस हो गई। अकॉर्डिंगली तेरे से हायर स्लैब्स में ले जाके तेरी 1 लाख की इनकम पे टैक्स लगा दिया गया। समझा? अब सुनो, 1 मिनट, अब मेरे को इधर बताना, यहां पे भी ये अपना क्या था? टैक्स ऑन टोटल इनकम ही था ना। ये जो अमाउंट आया था अपने को, ये टैक्स लायबिलिटी अपन जिसको बुला रहे हैं, ये 10,000 क्या था? ये तेरा टैक्स ऑन टोटल इनकम ही था ना बेटा। दिस वॉज योर टैक्स ऑन टोटल इनकम ओनली। तो अब बेटा यहां पे जो आया ये भी तो तेरा टैक्स ऑन टोटल इनकम ही आया ना। बस इतना ही तो भर देगा क्या? कोई सरचार्ज, रिबेट, सेस ये सब नहीं करेगा। तो इधर भी तेरे को वो सब करना पड़ेगा। तो सुन, अब इधर बता, सरचार्ज माइन ऐड होगा क्या? नहीं होगा सर। लेकिन रिबेट माइनस होगा क्या? सोच के बताना, क्या यहां रिबेट आएगा? रिबेट आएगा यहां? अरे मिस पटेल, बोल, रिबेट आएगा कि नहीं आएगा इधर? आएगा? क्यों?
असेसी इंडिविजुअल है, हाँ। रेसिडेंट है, हाँ, कुछ नहीं बोला तो रेसिडेंट ही है ना। और 3, उसकी टोटल इनकम देखो, टोटल इनकम। तो सर उसकी टोटल इनकम तो 5.5 है, 5.5 लाख झापड़ मिल जाएगी अगर ये टोटल इनकम देखी तो। ये टोटल इनकम नहीं है, उसकी टोटल इनकम देखो, क्या टोटल इनकम। तो उसकी टोटल इनकम तुमको ये देखनी है, ये तो 5.5 लाख तुमने क्या किया है पता है, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड किया है स्टेप 1 में टैक्स निकालने के लिए। ये थोड़ी तेरी टोटल इनकम है, तेरी टोटल इनकम तो 4.5 है। तो क्या तू इंडिविजुअल है, हाँ। क्या तू रेसिडेंट है, हाँ। क्या तेरी टोटल इनकम 4.5 लाख मतलब 5 लाख या उससे कम है, हाँ, तो रिबेट तो तेरे को भी मिलने वाला है। रिबेट थोड़ी देर से वापस ले लिया जाएगा, रिबेट के लिए तो अब भी एलिजिबल है। तो बता रिबेट कितनी आएगी अंडर सेक्शन 87A। तेरे को रिबेट कितनी मिलेगी, जितना तूने टैक्स निकाला है ऑन टोटल इनकम वो सारा अमाउंट, या फिर 12,500 रुपया, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे तेरे को रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपए की। पिछली बार पता चला था तुमको रिबेट कितनी मिल रही थी, पिछली बार टैक्स भी कम कैलकुलेट होके आया और तेरा जो रिबेट का अमाउंट था वो भी कम आया। तो पहली बात तो टैक्स का अमाउंट भी गलत आ गया और तेरा रिबेट का अमाउंट भी गलत आ गया, बराबर। फिर अब सोचो, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट करेक्टली इतना आया, मतलब टैक्स का अमाउंट ज्यादा आया, तो अब देखो तेरा रिबेट का अमाउंट भी बढ़ गया। और यहाँ पे 5,000 रुपया अब तेरे को टैक्स पे करने को आएगा रिबेट लेने के बाद। तो कैन आई से दिस इज योर टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड दिस इज आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो ये रिबेट लेने के बाद 5,000 है। अब सुन, 5,000 की रिबेट, सॉरी, रिबेट लेने के बाद टैक्स अगर 5,000 आया तो उस पर अब तेरे को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 4%। सर लेकिन पिछले बार तो वो तुमने ऐड नहीं किया था। अरे पिछले बार कोई टैक्स बचा ही नहीं था 4% सेस लगाने के लिए यार। टैक्स बचा होता तो हम सेस लगाते ना, टैक्स ही नहीं बचा था, रिबेट सारा टैक्स रिबेट में चला गया था। तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो गई। अभी क्या ही मैं सेस कैलकुलेट करूं, 4% जीरो का कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना यार। तो अब यहां पे तो कुछ टैक्स बचा है ना, उस पर अपने को 4% लेना पड़ेगा। तो जो 5,000 रुपया है उसका 4% अगर तुम निकालोगे तो तुमको आएगा पूरा पूरा 200 रुपया डोमिनोज का पिज्जा, बराबर। तो डोमिनोज के पिज्जा जितने पैसे तुमसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल के ले लिए जाएंगे। और अब तुम्हारा जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आएगा, वो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पिछली बार अपना ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, सर पिछली बार तो तुमने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नहीं लिखा था। अरे पागल, सुन सुन, टैक्स ही नील था तो सेस भी नील था, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नीली आने वाली थी ना वहां पे, बराबर। इसलिए वो नहीं लिखा, डायरेक्टली फाइनली टैक्स लायबिलिटी क्या ले ली, नील ले ली। अब सुन, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी तेरी कितनी आ गई बोल, इधर आ गई 5,200। और अब इसमें अपने को माइनस करना होता है TDS, TCS, माइनस करना होता है एडवांस टैक्स। फिर अपन यहाँ से माइनस करते हैं AMT का, अगर कोई क्रेडिट तेरे पास है तो वो माइनस कर ले। फिर यहाँ से माइनस होता है तेरा रिलीफ, जो अंडर सेक्शन 89 वगैरह तेरे को दिया जाता है, ये सब माइनस करना पड़ता है। तब जाके तेरे को क्या मिलता है, नेट टैक्स लायबिलिटी। इसमें से कोई भी अमाउंट है ना शाणे तेरे पास है ही नहीं, है ना। तो ये 5,200 जो आया ना, जो इधर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी था, यही अब तेरे लिए नेट टैक्स लायबिलिटी है। मैंने ये सब क्यों लिखा, क्योंकि तुमको बता पाओ कि अगर मैंने यहाँ पे ये सब ना लिखा होता और डायरेक्टली आके यहाँ पे 5,200 के सामने अगर मैंने नेट टैक्स लायबिलिटी लिखा होता ना, तो वो भी करेक्ट ही होता। क्योंकि जितना ग्रॉस है उतना ही नेट मेरे को पे भी करना है, क्योंकि मेरे पास कोई TDS TCS एडवांस टैक्स वगैरह की डिटेल्स नहीं है। आई होप ये समझ में आया। पार्शियल इंटीग्रेशन पता चला रे। अब पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन बोलता हूं, मजा आएगा, बोलना मेरे को, आंसर देना। इफ assessee does not follow 115 BAC and if he follows 115 BAC, बराबर है ना। तो बताओ यहां पे टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होगा, हाँ सर। और यहां पे भी तो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होगा ना। अब यहां पे जो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होगा
उसके लिए तुमको नॉर्मल रेट्स वगैरह लगाने हैं, नॉर्मल रेट्स। और यहां पे जो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होगा उस पे तुमको 115 बीएसई के कंसेशनल टैक्स रेट्स लगाने हैं। ठीक है सर? तो सवाल मेरा ये नहीं है कि कौन सा टैक्स रेट लगाना है, वो तुमको मालूम ही है कि भाई अगर 115 बीएसई फॉलो नहीं किया, टोटल इनकम आई है, उस टोटल इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। लेकिन अगर 115 बीएसई फॉलो किया है तो कुछ एग्जाम्पशंस डिडक्शंस को लिए बिना टोटल इनकम निकलेगी और उस टोटल इनकम पे कंसेशनल स्लैब रेट लगेगा 115 बीएसई वाला, ये तो तुमको मालूम ही है। सवाल मेरा ये है कि अगर तुम 115 बीएसई फॉलो नहीं कर रहे हो और टैक्स निकाल रहे हो तो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है क्या? हाँ, अभी तो अपन ने 115 बीएसई फॉलो नहीं किया था और अपना ये जो नॉर्मल टैक्स रेट से नॉर्मल टैक्स रेट लगा के ही तो ये सारा कैलकुलेशन किया है ना। मतलब ये जब भी हमने ये कैलकुलेशंस किया, ये कैलकुलेशंस ये मान के किया है यहाँ पे कि ये जो सोनू था ना, सोनू 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 115 बीएसई फॉलो नहीं कर रहा है, यही मान के तो अपन ने ये वाले टैक्स रेट लगाए, नॉर्मल टैक्स रेट्स। मतलब ये जो टोटल इनकम आई होगी सोनू की, हेलो, सोनू की ये जो टोटल इनकम आई होगी, ये एग्जेम्पशंस डिडक्शंस जो भी अवेलेबल है वो सारा लेने के बाद ही आई होगी। और बाद में उस पर नॉर्मल रेट लगाया और नॉर्मल रेट लगा के टैक्स भी निकाला। और सुनो, टैक्स निकालने के टाइम पे अपन ने पार्शियल इंटीग्रेशन किया यहां पे, बराबर है ना? अब मान लो कि सोनू अगर 115 बीएसई फॉलो कर रहा होता, क्या बोला? 115 बीएसई फॉलो कर रहा होता, ऐसा क्वेश्चन में दिया होता, तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन होता? क्या पार्शियल इंटीग्रेशन करना, 115 बीएसई फॉलो कर रहे हो, क्या तभी पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? अवश्य करना पड़ेगा। तुम चाहे 115 बीएसई फॉलो करो या ना करो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी तेरा टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होएगा उसमें तेरे को पार्शियल इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। समझा रे? तो सुन, अब इधर क्या हुआ होगा कि अगर मान लो कि यही 4.5 लाख रुपया सोनू ने कैलकुलेट किया है उसका टोटल इनकम, और वो 115 बीएसई फॉलो कर रहा था। इधर देखो अब सब लोग, अगर वो 115 बीएसई फॉलो कर रहा था, मान लो वो 115 बीएसई फॉलो कर रहा है, तो उसने ये जो टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए की निकाली होगी ना, वो टोटल इनकम उसकी कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो नहीं दिए जाते हैं, पता है? वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में एसओपी का इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाता है, पीजीबीपी हेड में आके एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलता है, 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलता है, सैलरी हेड में जाके वो 1014 का एग्जाम्शन नहीं मिलता है, कुछ स्पेशल अलाउंसेस का, एचआरए का एग्जाम्शन नहीं मिलता है, फिर वो तुमको 16 क्लॉस 2 16 क्लॉस 3 वाले डिडक्शन नहीं मिलते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन तुमको 75,000 मिल जाता है। मतलब जब तुम 115 बीएसई फॉलो करोगे तो कुछ बताए हुए डिडक्शंस या एग्जाम्शंस को लिए बिना तुम्हारी ये टोटल इनकम निकली होगी। और अब इस टोटल इनकम पे तुम्हारे ये जो रेट्स तुम लगा रहे हो, ये नॉर्मल रेट्स नहीं लगाने हैं बेटा। अब तुमको कौन से रेट्स लगाने हैं? 115 बीएसई वाले रेट्स लगाने हैं। अगर तुम 115 बीएसई फॉलो नहीं कर रहे हो तो टोटल इनकम सारे के सारे अवेलेबल डिडक्शन एग्जाम्पशन लेने के बाद आई होगी। उस टोटल इनकम पे जो भी तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी निकलेगा वो नॉर्मल रेट लगा के, वहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, नॉर्मल रेट्स कैलकुलेट करो, पार्शियल इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे ही करना है। और अगर मान लो कि तुमने 115 बीएसई फॉलो किया तो तुम्हारी टोटल इनकम कुछ दिए हुए एग्जाम्पशन और डिडक्शन के बिना कैलकुलेट की जाएगी, और उस टोटल इनकम पे अब 115 बीएसई के रेट्स लगा के तुम्हारा टैक्स का कैलकुलेशन होगा। वो टैक्स का कैलकुलेशन करने के टाइम पे भी पार्शियल इंटीग्रेशन स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वैसे ही करना है जैसे यहां पे किए। अगर क्वेश्चन के अंदर क्या निकली, टोटल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है और उसी क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी का भी कैलकुलेशन बोला है, तो इज्जत से जैसा करते हो वैसा ही करो। लेकिन अगर गलती से भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए बोला है और क्वेश्चन के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम भी दिख रहा है, टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन बोला है और एग्रीकल्चर इनकम भी दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो तुमको बहुत सावधान हो जाने का है। शायद यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो सकता है। समझे?